हेलो बच्चों। आज अपना स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सी एसिड है और ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। है तो अपने आप में छोटा सा टॉपिक, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं सारी चीजों को कवर करेंगे और वो सारे क्वेश्चन भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू जो है चीजों को समझना है बेटा। जैसे सबसे पहले आपसे पूछ लिया गया कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है HNO3। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1:1:3 के रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं एंड फॉर्मेशन हो गया HNO3। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाएगा इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास की बात होगी। तो आप जब भी मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए, बात एक ही है। आपको उसमें करना क्या है? करना यह है कि जितने किसी एक मॉलिक्यूल में जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, उन सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंगली एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है ना, तो 1 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 एटम है ना, तो 1 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। तो आपने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 14 लिखा और देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो 3 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो 3 इंटू 16 आपने किया तो कितना हो गया? 48। तो ये जब सारा आप सम करेंगे तो जो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकल करके आएगा वो हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फिर बात होगी कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर इन द सेंस कि मॉलिक्यूल में आपसे लुईस डॉट डायग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, या सिंपली आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि एक जो HNO, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जो अभी ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन है किसी कंपाउंड में, तो उनके बीच में टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन से हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर मिलता है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, कितने आयनिक बॉन्ड है या कितने वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आपको बेटा ध्यान देना है कि जो हमारा HNO3 है इसके फॉर्मेशन में कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। बस यहाँ पर एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है ना, वो आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो वो पॉइंट को जरा यहाँ पर देखो। ठीक है, नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन एक अकेला एलिमेंट है ना, एक एटम है, इसको आप बीच में रखिए। कभी भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए तो नाइट्रोजन को बीच में रखो और हाइड्रोजन जो है और जो ऑक्सीजन है उनको अरेंज कर दो चारों तरफ से। ठीक है, तो नाइट्रोजन को चारों तरफ से पहले तो आप ऑक्सीजन से अरेंज करेंगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए नाइट्रोजन में। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए आपको क्या करना है? ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से एक ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इस तरीके से यहां पर आप दिखाएंगे कि ऑक्सीजन अपना यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ये जो डॉट बना है ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए एंड ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर 2 शेयर हो गए, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया एंड नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे? इस साइड में जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा है वहां पर ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, एक ऑक्सीजन ऐसे दिखाओगे। ठीक है, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मेंशन करेंगे और उसके साथ यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ही हाइड्रोजन कंबाइन हो गया। अब हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट हो गया। और देखिए नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया था और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किए। खुद के पास कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से उसने 3 शेयर कर दिए, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन रह गया ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला एक ऑक्सीजन रह गया जिसका ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, तो इस वाले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या होती है कि एक ऐसा एटम, जब 2 एटम आपस में कंबाइन हो रहे हो, तो एक ऐसा एटम जिसका ऑक्टेट पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद अगर उस एटम के पास
अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को उस तरफ शेयर कर सकता है जिस एटम का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं है। तो देखो यहाँ पर सब कुछ कर लेने के बाद नाइट्रोजन के पास ये वाला जो पेयर दिखाई दे रहा है ना, दिस वन इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ये अनशेयर्ड है, कहीं पर भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, तो ये हो गए आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और यही वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किए जाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट तरीके से। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके पास कोई चीज है एंड आपके फ्रेंड के पास नहीं है, तो आपका फ्रेंड कहता है यार मुझे प्लीज हेल्प कर दो, मदद कर दो, और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, ठीक है, या जब तुम्हें जरूरत होगी तुम ले लेना। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ उसी तरीके की बॉन्डिंग होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट तो किए जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि कंप्लीट शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। अगर कंप्लीट शिफ्टिंग होगी तब तो वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती है। एक कोऑर्डिनेट का मतलब एक मदद करने के तौर पर, ठीक है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग भी नहीं है, शेयरिंग तो करी गई, लेकिन शेयरिंग कुछ इस तरह की है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड कभी टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, दिस इज, यहाँ पर डॉट बना के चीजों को दिखाया गया है। तो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है, HNO3 का लुईस डॉट डायग्राम है। और इसी में आपसे अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा जाएगा, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में सिंपल आपको क्या करना है, जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है एक लाइन ड्रॉ कर देनी, जहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं 2 लाइन ड्रॉ कर देनी, मतलब 2 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। और जहां पर लोन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है वहां पर एक आपको एरो बना के दिखा देना है, मींस वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करेगा। तो चलिए सारी चीजों को उसी तरह से अरेंज करते बेटा। नाइट्रोजन की सराउंडिंग में आप 3 ऑक्सीजन दिखाइए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाया आपने, एक ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर कर दिया, ठीक है, 3 ऑक्सीजन। एंड यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन कर दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनाओगे, क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था। ये वाला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में देखो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ ना, 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, या सिंपली आप कह सकते हो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर भी एक आपने सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए ये वाले ऑक्सीजन पर, दिस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हुए, मतलब वहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपको 2 इस तरीके से लाइन बनाने हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 2 कोवेलेंट बॉन्ड। और ये वाले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देखो, तो यहाँ पर क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक एरो बना करके आप ऐसे दिखाएंगे, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर पूछा जाए कि नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल में टाइप ऑफ द बॉन्ड्स बताइए कौन कौन से, उनके नंबर बताइए क्या, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल में 1 2 3 4, ठीक है, 2 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। हो सकता है आपसे ऐसे ना पूछा जाए कि कितने सिंगल कितने डबल या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो जो सिंगल और डबल है ना वो सब तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, जो सिंगल और डबल बॉन्ड दिखाए गए वो तो अपने आप में कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना। तो कैटेगरी वाइज आप बताएंगे कि यहाँ पर केवल कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको कर लेना, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और ये बेटा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आते हैं डिस्कवरी में। तो डिस्कवरी में वैसे तो ये बहुत अनकॉमन क्वेश्चन है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि आप इस बार से ना ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आने लगे हैं पिछले 2 सालों से थोड़ा सा बल्क में, तो आपको ध्यान देना है कि हो सकता है पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट हैं, ईयर नहीं पूछा जाएगा उन्होंने क्या किया, बस ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए पहले साइंटिस्ट का नाम है ग्लोबर। ग्लोबर साहब ने क्या किया था, पोटेशियम नाइट्रेट को लेकर के, पोटेशियम नाइट्रेट का कॉमन नेम नाइटर भी है, इसको इंडियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को लेकर के उन्होंने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेकर के धीरे धीरे हीट किया, एंड बाद में इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेकर के नाइटर KNO3 नाइटर को लेकर के डिस्टिलेशन किया, धीरे धीरे हीट करना और किसी चीज को वेपर की फॉर्म में आइसोलेट करना या कलेक्ट करना, ये मेथड बोला जाता है डिस्टिलेशन, ठीक है ना बेटा। अभी जब इसका लैब मेथड बताएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो हुआ क्या कि जब डिस्टिलेशन कराया तो इन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की आपस में रिएक्शन से प्रोड्यूस कर लिया नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड जो मिला ना,
जो इन्होंने कंडेंस करके जो ऑब्टेन करी वेपर्स और उनको लिक्विफाई किया, जब लिक्विड मिला मींस नाइट्रिक एसिड, तो उस समय तक नहीं पता था कि ये क्या है भाई, नाइट्रिक एसिड है। उस समय इसको नाम दिया गया था एक्वा फोर्टिस। अब एक्वा फोर्टिस क्यों कहा गया? क्योंकि जो प्योर होता है, अगर नाइट्रिक एसिड 100% प्योर है तो एकदम पानी जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, टोटल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बाद में उसमें कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है ना वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में भी थर्मल डिकम्पोजिशन दिखाता है, और नाइट्रिक एसिड के थर्मल डिकम्पोजिशन से वहां पर अगर कॉन्सेंट्रेट है तो वहां पर यूजुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और ये एक रेडिश ब्राउन कलर की, या सिंपली आप कह सकते हो ब्राउन कलर की गैस है। और ये ब्राउन कलर की गैस ना नाइट्रिक एसिड में ही डिसॉल्व होती रहती है, खुद का उसी के कंपोजिशन का डिकम्पोजिशन से बन रहा है ना भाई। HNO3 डिकम्पोज हुआ, NO2 बन रहा है, और वो NO2 HNO3 में ही डिसॉल्व होने लगा, ब्राउन कलर का गैस है। तो इस तरीके से एक डलनेस आ जाती है, एक पेल येलोनेस आ जाती है इसमें नाइट्रिक एसिड में। लेकिन अगर वो 100% प्योर है तो वाटर जैसा ट्रांसपेरेंट है। और ये देखा गया कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जहां दूसरे एसिड्स HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये जो दूसरे एसिड्स है, मिनरल एसिड में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है ना आपके नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इनको डिसॉल्व नहीं कर पा रहे, इनके साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है। HNO3 सिल्वर तक को डिसॉल्व कर ले रहा है, इस वजह से इसका नाम शुरू में रखा गया एक्वा फोर्टिस। का मतलब होता है बहुत तेज वाला पानी, है ना, जैसे कि तुम लोग पढ़ करके अभी तेज हो जाओगे, तो वही तेज वाला पानी, वेरी फास्ट, बहुत मतलब रिएक्टिव वाटर, एक वाटर है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए शुरू में उसको एक्वा फोर्टिस कहा गया। लेवाइसियर एक साइंटिस्ट है, क्वेंडिस के बाद, ग्लोबर के बाद एक साइंटिस्ट है लेवाइसियर। लेवाइसियर साहब को जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना। लेवाइसियर ने ये बताया कि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो एक्वा फोर्टिस है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हो ना हो इसके कंपोजिशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो लेवाइसियर ने ऑक्सी एसिड होने के लिहाज से कुछ बात कही थी, कहा था कि जो HNO3 है वो एक ऑक्सी एसिड है, वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक एग्जैक्ट जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, किस मॉलिक्यूल में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, किसी को बहुत ज्यादा नहीं पता थी। फिर कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट आए क्वेंडिस। अभी क्वेंडिस साहब ने क्या किया, जो HNO3 है उसका टोटल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन लोगों को एक्सप्लेन किया, समझाया। उन्होंने कोई रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने प्रूफ किया कि जो नाइट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल होता है वहां पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो 1:3 के रेशियो में कंबाइन है, मींस एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के पूरा एक मॉलिक्यूल बना रहा है, और हो ना हो वहीं पर इन सारे बॉन्ड के एक्सप्लेनेशन की बात भी हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 साइंटिस्ट, ग्लोबर ने पहली बार प्रिपेयर किया, दूसरा लेवाइसियर ने इसके ऑक्सी एसिड होने की बात कही, तीसरा कि जो क्वेंडिस है उन्होंने टोटल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एक्सप्लेन कर दिया। इसका पुराना नाम क्या है या अर्लियर नेम क्या है, तो इसको आप बोलेंगे एक्वा फोर्टिस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, ऑलमोस्ट नोबल मेटल्स के साथ में रिएक्ट कर रहा है, सो सिल्वर को तो टोटली डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट पूछा जाएगा अकरेंस कहाँ है, और ये अकरेंस वाला केस जो है ना हल्के में लेते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं, नहीं करते, अरे छोड़ो यार अकरेंस थोड़ी पूछा जाएगा। लेकिन बेटा BMI है ये, है ना, आप 10 ईयर्स उठा के देखो, अकरेंस पूछी गई है कि कहां पर पाया जाता है, तो याद रखो अकरेंस में कभी भी पूछा जाएगा। मेरे पिछले वीडियोस भी अगर आप देखें, मैंने HCl पढ़ाया है 1 शॉट, वो देखो, ठीक है। इसके पहले मैंने अमोनिया पढ़ाया है। हर जगह अकरेंस किसी भी सब्सटेंस की हो, 2 पॉइंट आपको याद रखने, आइदर दैट इज फाउंड इन फ्री स्टेट और नॉट, ठीक है भाई, फ्री स्टेट में पाया जा रहा है या फ्री स्टेट में नहीं पाया जा रहा है ना। फ्री स्टेट के अदर देन जो स्टेट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा HNO3 है अकरेंस में इसकी भी फ्री और कंबाइंड स्टेट हो सकती है ना, ठीक है। अब क्योंकि HNO3 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लाइक HCl एंड अमोनिया, है ना, उनसे भी कहीं ज्यादा रिएक्टिव है, HCl और अमोनिया से भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा फ्री स्टेट में तो नहीं पाया जा रहा होगा, ये ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में पाया जा रहा होगा। और इसकी जो कंबाइंड स्टेट्स हैं वो कौन है, वो इसके सॉल्ट्स हैं, है ना। जितने भी नाइट्रेट सॉल्ट्स आप लोग पढ़ते हैं, कोई भी हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये जो भी सॉल्ट्स पढ़ते हैं जिसमें नाइट्रेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रेट ग्रुप कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड जो है ना
वो HNO3 का जो है कंबाइंड स्टेट हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा कि फ्री स्टेट में कहां पाया जाता है, इस लाइन पर फोकस करो। फ्री स्टेट में कहां पर पाया जाता है, तो फ्री स्टेट में पाया जाता है इन रेन वाटर, ठीक है। लेकिन हम लोग किस्मत वाले हैं कि ये रेन वाटर में फ्री स्टेट में पाया तो जा रहा है, लेकिन बल्क में नहीं पाया जा रहा है, इन ट्रेसेस कम अमाउंट में होता है। जो पहली बारिश होती है ना, उसमें आपका जो है फर्स्ट बारिश जो होती है, अगर कहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, एयर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो यूजुअली वहां पर एसिड रेन होता है। फर्स्ट जो रेन होता है ना, वहां पर एसिड रेन होता है। और इस एसिड रेन में दो तरीके के एसिड्स होते हैं, एक होता है आपका नाइट्रिक एसिड और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब उस एसिड रेन में ये नाइट्रिक एसिड कहां से आ गया, यही नाइट्रिक एसिड फ्री स्टेट है रेन में, ठीक है। ट्रेस अमाउंट में होते हैं दोनों। तो नाइट्रिक एसिड बनता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से, ये पॉइंट याद रखना। अब अगली चीज आपसे पूछा जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रिक एसिड है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जरा इसको समझना है। और कौन सी चीज इसको कैटेलाइज कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे ना, तो आप मतलब काफी सारे इसमें से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बेटा कैसे दिखाओगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आप N2 ऐसे दिखाएंगे। और ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहा होगा अपने ऑक्साइड में। तो इसका जो इनिशियल ऑक्साइड जो बनता है वो क्या होता है, NO। NO को बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन हो गया। अभी चीजों को जस्ट बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना, यहाँ पर आप 2 मेंशन कर दीजिए। देखिए N2 है, NO2 है, तो ये आपका 2NO, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अब ये चीज एटमॉस्फेयर में हो रही है, तो एटमॉस्फेयर में कैसे हो जाएगी, अपने आप तो हो नहीं जाएगी, कुछ तो वहां पर कंडीशन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन आसानी से तो रिएक्ट करता नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई टेम्परेचर, कुछ हाई फाई कंडीशन चाहिए। तो बेटा बारिश के दिनों में अक्सर देखा होगा, जब बादल खूब बनते हैं तो आसमान में बिजली भी कड़कती है, ठीक है, बिजली चमकती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको जो बिजली चमकती है कड़कती है, इसको बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग इसको बोला जाता है। और लाइटनिंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे सराउंडिंग में, मीन्स काफी ऊपर आसमान में, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज थंडर एनर्जी। तो वो जो थंडर एनर्जी अवेलेबल हुई है ड्यूरिंग लाइटनिंग, उसी से ये पूरा जो रिएक्शन होता है कैटेलाइज होता है। एनकेटेलाइज होकर के ये जो है ना, या कह सकते हो कि वो लाइटनिंग जो है, थंडर एनर्जी यहाँ पर एक एनर्जी देने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होगा, और दोनों आपस में कंबाइन होकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देंगे। लेकिन अभी बात इतने पर ही नहीं रुकी, रुको जरा, है ना, अभी आ रहा है आगे, बात इतने पर ही नहीं रुकी। अभी क्या हुआ, ये जो हमारा नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड है ना, ये नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, अरे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक एसिड कैसे बन रहा है। तो भैया एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक एसिड बन रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मींस डाई नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से। तो पहली स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर में सारा काम हो रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ये देखिए इसने NO2 बना दिया। अभी NO2 क्या है बोले तो दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पहला वाला क्या है बेटा, पहला वाला नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अभी सेकंड वाला क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि अब 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गई। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, अपन को ये बैलेंस करने का, तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर देखो 2 मेंशन करो और यहाँ पर भी 2 मेंशन करो। अब देखो क्या बैलेंस हो गया, देखिए 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 4 ऑक्सीजन है, 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक नाइट्रिक एसिड नहीं बना, अब नाइट्रिक एसिड बनेगा इन थर्ड स्टेप। थामो जरा, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप में अब ये जो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड रेनी सीजन में क्या होता है बच्चों, एकदम से बारिश होने से पहले, फर्स्ट रेन से पहले आप देखेंगे कि आसमान में बादल बनना शुरू होते हैं, धीरे धीरे बादल बन रहे। वो बादल क्या है, ठीक है, वो क्लाउड्स क्या है, तो ये जो वाटर वेपर होती है यही कंडेंस होती जा रही है, ठीक है, उन्होंने क्लाउड्स की शक्ल ले ली, तो उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ये जो NO2 है ना, ये वाटर वेपर के साथ, है ना, कंडेंस होना शुरू होता है। वाटर वेपर यहाँ पर G लिख रहे हैं, इसका मतलब वाटर वेपर के साथ ये कंडेंस होना शुरू होता है। एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो वहां पर प्रेजेंट है,
ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एंड ये दोनों चीजें जब आपस में ये तीनों चीजें जब आपस में कंबाइन होती तो इनके आपस में कंबाइन होने के बाद जो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, तो दैट फाइनल प्रोडक्ट इज HNO3। HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड। तो यही नाइट्रिक एसिड एटमॉस्फेयर में इस तरीके से बनता है। अब जस्ट चीजों को आपको क्या कर लेना है बेटा, बैलेंस कर लेना है। तो आइए चलिए बैलेंस करते हैं। तो यहां पर आप 4 मेंशन कर दो और यहां पर भी 4 मेंशन कर दो। देखो 4 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अगर यहाँ पर 2 मेंशन कर दें हाइड्रोजन के वाटर के आगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है। अब रह गया केवल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जरा चेक करो, 4 टू 8 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन हो गए, 10 हो गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, 12। अब यहाँ 4 3 12। क्या बैलेंस है? बैलेंस है। अरे बैलेंस है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वायरल करो, ये तो करो कम से कम। बहुत कंजूस हो आप लोग, कुछ नहीं करते, ठीक है। अरे प्लीज प्लीज कुछ मत करो यार, अपनी पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो ये बेटा इस तरीके से चीजों का आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताया ना, एटमॉस्फेयर में किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा। ये बीएमआई में जाएगा। बीएमआई का मतलब भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कर लो। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया, सेकंड स्टेप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन हुआ। अभी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाटर वेपर के साथ मिक्स हुआ एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ, एंड थर्ड स्टेप में एक और ऑक्सीडेशन, एंड उसके बाद फाइनली नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है जब मिल गया बादलों के साथ बन करके, तो जब ये बरसता है, ठीक है, पहली बारिश, तो ऑब्वियसली वास्ट ऑफ जितना भी बना था ना रेन में, वो सारा वास्ट ऑफ जमीन पर आ गया। पानी बरसा तो जमीन पर आ गया, सब आ गया। अब ये आएगा और अगर बल्क में है, कहीं पर ज्यादा अमाउंट में इस तरीके की एसिड रेन हो रही है, तो वहां पाए जाने वाले वेजिटेशन और बहुत सारी चीजों के लिए इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। इसी वजह से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट और है कि भाई जो हमारी मिट्टी है, किसान लोग खेतों में जो अपने फसल उगाते हैं, तो वहां पर प्लांट को भी सही अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए। तो आप इसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, एक बात है। लेकिन नेचर भी तो कुछ कर रहा है, नेचर भी तो नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो नेचर जो मिट्टी के अंदर नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो इस तरीके से नहीं हो रहा है कि एसिड रेन हुई और HNO3 आ गया मिट्टी में और वो नाइट्रेट बना दिया। उसके लिए और बहुत सारे दूसरे मेथड होते हैं। एक्चुअली वो बायोलॉजिकल मेथड होता है, वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ये क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस मेथड को बोला जाता है फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ये सारे केसेस बेटा इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज नोट कर लो। अच्छा, एक लास्ट में एक पॉइंट आपको और बता देते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो HNO3 है वो एसिड तो है, ऑक्सी एसिड है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इसके कंपोजिशन में है तो ऑक्सी एसिड है। लेकिन उसमें भी कैटेगरी आपसे पूछी गई कि बताइए मोनोबेसिक है, डाई बेसिक है या ट्राई बेसिक है। तो इसके कंपोजिशन में देखो, क्योंकि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बिकॉज ऑफ 1 हाइड्रोजन जब इसका आयनाइजेशन होगा तो केवल एक यही हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल के आएगा ना, H+ की फॉर्म में केवल एक ही हाइड्रोजन निकल के आएगा। तो कोई भी एक ऐसा एसिड मॉलिक्यूल जिसके कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद आपको कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, तो उन्हीं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के बेसिस पर हम उस एसिड की बेसिसिटी डिसाइड करेंगे। तो क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन आएगा H+, तो ये हो जाएगा आपका मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। अगला केस है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है, कि पूछा जा सकता नहीं है, पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा भाई, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड का एक सिंपल सा डायग्राम है, इस डायग्राम को समझो और समझ करके जो भी क्वेरीज है उनको पूरा करो, ठीक। तो देखिए ये जो एक इस तरीके से आपके सामने ऐसा एक फ्लास्क, स्पेशल टाइप का फ्लास्क यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें इस तरीके से एक लंबी सी बीक टाइप के ऐसे निकली हुई है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे तिरछा ऑब्लिक। तो ऐसा कोई भी अपरेटस, ग्लास अपरेटस होता है लेबोरेटरी में, उसको रेटॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटॉर्ट। तो आपने एक ग्लास रेटॉर्ट लिया हुआ है बड़ा सा, इस ग्लास रेटॉर्ट को ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, ढकना है। उसमें ग्लास रेटॉर्ट को कवर करने से पहले उसमें कॉन्सेंट्रेट, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया गया, ठीक है ना, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आपने ये ले लिया
और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो चीज आपको मिक्स करनी है, मिलानी है, वो क्या है, वो यहाँ पर देखिए आप सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। ठीक है, जो काम ग्लोबर ने किया था ना वही काम हम लोग भी कर रहे हैं लेबोरेटरी में। आप यहाँ पर उन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट लिया था, आप सोडियम या पोटेशियम कोई भी ले लो, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट आपने लिया और यहाँ पर लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड का और उसका एक मिक्सचर बना लिया बहुत अच्छी तरह से एंड रेटॉर्ट के अंदर रखने के बाद उसको बहुत अच्छी तरह कवर कर दिया। रेटॉर्ट का ये जो नोजल होगा या आप कह सकते हो जो उसकी ये गर्दन है ना, नेक, उसे ले जा करके एक फ्लास्क के साथ आपको अरेंज कर देना। और ये फ्लास्क जो है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि फ्लास्क ऐसे यहाँ पर अरेंज किया गया कि एक टैप वाटर है, मतलब टैप के नीचे लगाया जाएगा फ्लास्क और टैप के नीचे फ्लास्क ऐसे लगाया जाएगा कि ये जो जब हम टैप ऑन करेंगे तो ये जो ठंडा पानी है जो टैप से गिरेगा, नल से रनिंग वाटर है, ठीक है ना, तो वो फ्लास्क के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो पानी फ्लास्क के अंदर नहीं जाना चाहिए। फ्लास्क का जो राउंड वाला ये जो पोर्शन होता है बस वो पानी इस राउंड वाले पोर्शन के ऊपर गिरेगा, नेक के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, पानी अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, इस फ्लास्क को ठंडा करने के लिहाज से मीन्स यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअस एक जेंटल हीटिंग करनी है, ये नहीं कि बहुत बहुत एकदम से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है, जेंटल हीटिंग करनी है और इतना हीट करना है कि ये जो पूरा मिक्सचर है ये हमारा मिक्सचर लगातार 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर हीट हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर हो, ये टेम्परेचर आपको लगातार मेंटेन रखना है। और ये टेम्परेचर इसीलिए मेंटेन रखना है, जो देखिए HCl के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब HCl का फॉर्मेशन कराया था तो वहां पर भी आपने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था ना रिएक्टेंट के तौर पे, है ना, और 200 से बिलो टेम्परेचर इसलिए लिया गया था क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर ले रहे 200 डिग्री सेल्सियस से तो यहाँ पर जो है आपका फॉर्मेशन जो होगा ना वो सोडियम जो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो क्या होगा, वो टोटल डिकम्पोज हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड के टोटल डिकम्पोजिशन पर सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और वो सोडियम सल्फेट यहाँ ग्लास की जो वॉल है, इनर वॉल, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा, एक क्रेस्ट टाइप की बन जाएगी और बाद में उसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान जो है हमारे ग्लास एपरेटस टूट भी जाते हैं। तो भैया हम लोगों को बजट फ्रेंडली काम करना है ना, नुकसान नहीं करना, बनाने गए और तोड़ दिया तो ये काम नहीं करना है। तो इसलिए 200 से बिलो टेम्परेचर रखना है ताकि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका पार्शियल डिकम्पोजिशन हो और सल्फ्यूरिक एसिड पार्शियल डिकम्पोज होकर के जब यहाँ पर रिएक्शन में आगे बढ़ेगा तो HNO3 के साथ जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर ऐसे आपने प्रोसेस शुरू किया एंड प्रोसेस के दौरान देखिए रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन पर पूरा जो है फोकस करिए। आपने यहाँ पर ले लिया NaNO3 ले लिया या सपोज सोडियम की जगह पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया, ये अपने पास सोडियम नाइट्रेट है और इसको H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इसके साथ लिया और इसे लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर पे लगातार हीट किया। ऐसा करने पर हुआ क्या, यहाँ से इसका पार्शियल आयनाइजेशन होगा, जैसे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंपोजिशन में तो एक ही हाइड्रोजन आयनाइज होकर बाहर आएगा और वो यहाँ पर NO3 से आगे कंबाइन होगा, सोडियम नाइट्रेट भी तो आयनाइज होगा तो NO3 से एक हाइड्रोजन कंबाइन होगा और बेटा क्या बन जाएगा HNO3। ठीक है, और हमें यही तो चाहिए HNO3, देखिए ये बन गया। ठीक है, और जो यहाँ पर HSO4 पार्ट जो बचेगा वो जाके सोडियम से कंबाइन होगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा NaHSO4। अब इस तरीके से ये जो सारी चीजें बन रही हैं इनको ध्यान से समझो। और आप ये भी कर सकते हो, अगर हमने यहाँ पर पोटेशियम सपोज ले लिया है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो सेम उसी तरीके से रिएक्शन हो रही है। कॉन्सेंट्रेटेड हमारा ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है 200 बिलो टेम्परेचर आपको लेना है और यहाँ पर HNO3 बनेगा, लेकिन क्योंकि अब हमने यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट लिया था तो फॉर्मेशन हो गया KHSO4। इसे क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाई सल्फेट। ऊपर NaHSO4 बना था उसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों सॉल्ट बनेंगे है ना अलग अलग, अगर हम उन्हें कंडीशन में ले रहे हैं तो वो तो इस रिटॉर्ट के अंदर ही रह जाएंगे बिकॉज दे आर नॉन वोलेटाइल, मींस वेपर की फॉर्म में अलग नहीं होंगे।
लेकिन जो HNO3 होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल नेचर का होता है। अगर HNO3 को आप कहीं ऐसे खुला रख दो तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी वो डिकम्पोज होता रहता है और गैस का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये खुद भी वोलेटाइल होता है, मतलब अपना खुद भी वेपर्स बनाता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर लेकर के ये सारा पूरा प्रोसेस कराएंगे, HNO3 बनेगा, तो HNO3 बनने के बाद इस रिटॉर्ट के अंदर आपको ऐसा लगेगा वेपर्स टाइप की ऐसे उठ रही हैं। तो यही वेपर्स जो होंगी यहाँ से ऊपर से, तो ये पूरा कवर है, वेपर्स यहाँ से कहाँ जाएंगे, इस फ्लास्क के अंदर। इस फ्लास्क को आप जो है रिसीवर फ्लास्क लिखेंगे, और रिसीवर फ्लास्क के अंदर देखिए ये जो है सारी वेपर्स यहाँ पर पहुंच रही हैं। अब ऊपर से रनिंग वाटर क्यों गिराया जा रहा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। रनिंग वाटर इसलिए गिराया जा रहा है कि ये जो यहाँ पर बहुत हॉट वेपर्स जो यहाँ पे पहुंच रही हैं, वो सारी वेपर्स यहाँ पर आकर के कंडेंस हो जाएंगी, और कंडेंसेशन के बाद जो यहाँ पर लिक्विड तैयार होगा, यही लिक्विड अपन का क्या है, तो दिस लिक्विड इज HNO3। ये हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। पीछे भी बेटा बताया था कि नाइट्रिक एसिड, अच्छा नाइट्रिक एसिड में देखो कंडेंसेशन करके जो है हमने कलेक्शन किया, तो कलेक्शन में पूछा जाए कि लेबोरेटरी मेथड में जो हम नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कलेक्शन कैसे करते हैं, तो कलेक्शन यही है कि एक टिल्ट फ्लास्क में हमें उसे कलेक्ट करना है, लगातार रनिंग वाटर ऊपर से गिराएंगे, तो इसको कंडेंस करके जो नाइट्रिक एसिड की जो वेपर्स है ना, उनको कंडेंस करके हम लिक्विड नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन कर लेंगे। अगली बात आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रिक एसिड अगर प्योर है तो उसका कलर क्या है, तो जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है इसका कोई कलर नहीं है, पूरी तरह एकदम ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो हम लेबोरेटरी में कलेक्ट करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना प्रोसेस होने में, उतनी देर में ही क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ही इसका कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और इसके थर्मल डिकम्पोजिशन से यहाँ पर जो है ब्राउन कलर की जो गैस प्रोड्यूस होंगी वो कौन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होने लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारा HNO3 हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका एक पेल येलो कलर हो जाएगा, या स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर का मतलब होता है जो भूसा होता है ना, गाय लोग खाते हैं भूसा, उसको आप पानी में डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर फिल्टर कर दीजिए, अब जो पानी का कलर है वो स्ट्रॉ कलर कहलाएगा, तो पेल येलो या स्ट्रॉ कलर का हो जाएगा। इस तरीके से लेबोरेटरी में हम सारा काम कर लेंगे। जल्दी से नोट करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ बच्चों, अब हम लोग HNO3 के थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, एंड ये भी समझेंगे कि लेबोरेटरी में जो हम लोगों ने HNO3 ऑब्टेन किया था, जिसका येलो कलर हो गया था, पेल येलो कलर, वो क्यों हुआ था, थर्मल डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर। तो इसकी वजह से जब वो डिसॉल्व होने लगा HNO3 में NO2, तो वहां पर एक येलोनेस आ गई। अब उसे रिमूव कैसे करेंगे वो भी चीजें समझेंगे, बहुत BMI क्वेश्चन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में आपको सीधे सीधे ये लिखना है, आपने ले लिया HNO3, ठीक है, ये दिखाएंगे भाई इसी तरीके से ये डिकम्पोज है, HNO3 लिया और HNO3 को आपने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। डिकम्पोज होकर के वो क्या बनाएगा, डिकम्पोज होकर के वो बनाएगा आपका NO2, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन, सिंपली आप O2 भी लिख सकते हो, मतलब ये सारी चीजों का फॉर्मेशन होगा। अब आपको जस्ट चीजों को क्या कर लेना, बैलेंस कर लेना है। तो बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर सपोज 2 मेंशन करते हैं, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए चेक करो, 2 3 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 5 एंड 2 7, गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 मेंशन करते हैं, यहाँ पर भी 4 कर दीजिए, एंड इस जगह पर 2 करिए। अब चेक करिए क्या हुआ, तो यहाँ पर अपने पास जो है 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हो गए 12। यहाँ पर देखिए 8 ऑक्सीजन, 2 10 एंड 2 12 ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। और हमारा जो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है वो, जैसे पूछा जाए एक लाइन में क्वेश्चन की राइट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो ये हो गया। या ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब नाइट्रिक एसिड को बॉटल्स के अंदर रखा जाता है, जब प्योर रखा गया तब तो वो 100% एकदम ट्रांसपेरेंट था, लेकिन कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद जो है वो पेल येलो कलर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका रीजन यही है बेटा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो हमारा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, वो डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, ये ब्राउन कलर की एक गैस है,
ठीक है। अब क्योंकि कंटेनर तो बंद है पूरी तरीके से, तो जो गैस वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी में डिजोल्व होते रहेगा ना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारा जो प्योर फॉर्म था, जो ट्रांसपेरेंट था, वो धीरे धीरे किसमें, येलो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आपका ये NO2 के फॉर्मेशन की वजह से। और रेटॉर्ट में भी ध्यान दो, लैब मेथड में अभी जो रेटॉर्ट वाला केस बताया था, तो रेटॉर्ट में मैंने बताया कि वेपर्स बन रही, तो वो वेपर्स एक्चुअली क्या है, उनको आप बकायदा कलर से आइडेंटिफाई करोगे। ये जब काम लेबोरेटरी में हम लोग करते हैं ना, तो जब HNO3 को बनाना है, आपने नाइटर ले लिया और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेके हीट किया, तो रेटॉर्ट में आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स ही बनते हुए नजर आएंगे। वही फ्यूम्स वाटर के साथ कंडेंस होकर के आगे चल के क्या बना रहे थे, नाइट्रिक एसिड बना रहे थे, जब हम रनिंग वाटर से उसको रिसीवर में कलेक्ट कर रहे हैं, रनिंग वाटर से ठंडा करके, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर का ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई हमारे जो कंटेनर है उसके अंदर HNO3 जो है वो पेल येलो में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम इसे रिमूव कैसे करें, उसका येलो कलर रिमूव कैसे करें? तो बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि अपने पास सपोज ये बीकर था और बीकर में 100 ml हमारे पास वो पेल लिक्विड है, HNO3 जो पेल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। इस कंटेनर जो 100 ml का है ना, इसको ले आकर के रिलेटिवली 1 लीटर के कंटेनर में रख दो, या ऐसा कंटेनर है जिसका कैपेसिटी 100 ml 1000 ml का, तो ये 100 ml था, इसका 10 गुना बढ़ा दिया। अब 100 ml यहाँ पर आपने क्या ले लिया, HNO3 लिया, और इसमें जो है 900 ml ऊपर से क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। तो इस मेथड को बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कर दो, सारा जो है येलो कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जो कंटेनर है उसको पूरी तरह एयर टाइट करके किसी एक साइड से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाए। जो हमारा एसिड होगा, वो गर्म एसिड है, उसमें एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है कंप्रेस करोगे, पास करोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि HNO3 में डिसॉल्व होगा नहीं, ठीक है ना, तो वो वहां पर क्या करेगा, आपका ये जो NO2 प्रेजेंट है उसको वो वहां से स्केप कर देगा, शिफ्ट करा देगा, बाहर निकाल देगा। एक तरीका ये भी हो सकता है प्यूरिफाई करने का, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। आपसे पूछ लिया जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम जस्ट रटने वाली चीजें हैं, लेकिन इनको भी आप छोड़े नहीं। हो सकता है कि आपसे FIB में, या हो सकता है 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें, या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव है ना, MCQs में पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट भी आप कर लो, छोड़ो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कलर पूछा जाएगा। देखिए अभी पीछे भी हम बता चुके हैं कि अगर वो प्योर है तो उसका कोई भी कलर नहीं होगा, कलरलेस है, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी वो येलोनेस दिखा रहा है, उसमें पेल येलोनेस अपीयर हुई है, तो इट मींस कि HNO3 ने खुद का अपना डिकम्पोजिशन किया और NO2 जो एक ब्राउन कलर की गैस है वो प्रोड्यूस हुई और वो HNO3 में डिसॉल्व होने लगी, ठीक है। इस वजह से उसका पेल येलो कलर हो जाएगा। तो कलर के बारे में आप वहां पर ये पॉइंट देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर एज यूजुअल सारे एसिड्स की तरीके से, अगर कोई वोलेटाइल एसिड है और आपने उसको इनहेल कर लिया ज्यादा अमाउंट में, तो ये एक सफोकेटिंग ऑर्डर होगा। और क्योंकि बहुत ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसका, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये हो सकता है कि आपकी जो इनर जो इपिथीलियम होती है, नेजल इपिथीलियम, रेस्पिरेटरी, ये जो पूरा ट्रैक्ट है, उसमें किसी तरीके का हार्म क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो ये बच के रहना है। अगर लेबोरेटरी में कभी आप काम कर रहे हो और वहां पर HNO3 है, तो HNO3 है तो बहुत सावधानी से काम करना है, क्योंकि इसका जो एक्शन है ना वो बहुत खतरनाक होता है। तो ये ध्यान देना बेटा, ये सफोकेटिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया टेस्ट। टेस्ट क्या है? तो कोई बेवकूफ ही होगा इसको टेस्ट करने जाएगा, अरे यार एसिड है ना, ध्यान रखो इसका टेस्ट क्या है, एसिडिक है मतलब सॉर टेस्ट होगा। बिल्कुल टेस्ट करना नहीं कि टेस्ट करके देखे कैसा टेस्ट है ना, हर चीज को चैलेंज नहीं किया जाता है। अब बात पूछी जाएगी नेचर क्या है। तो नेचर में 2-3 चीजें आप मेंशन कर सकते हो। नेचर का मतलब कि भाई ये है क्या, तो आप बताओगे एसिड है। कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में भी क्या प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक ऑक्सी एसिड है तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है ना। ऑक्सी एसिड है ना, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये पॉइंट याद रखोगे। लेकिन यहां पर नेचर आपसे एक पूछा जा रहा है कि अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं तो ये क्या करेगा। एटमॉस्फेयर में रखने पर ये करेगा कि अगर सराउंडिंग में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो क्या हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक।
बात समझ में आ गई? आप कहोगे सर H2SO4 भी तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। यस, H2SO4 मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेगा। रिएक्शन में इसको रखा जाएगा तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। HNO3 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज नहीं करते, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि रिएक्शन के दौरान कोई वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड उसको वो रिमूव कर दे, तो ये काम HNO3 को नहीं करना है। HNO3 क्या करेगा, केवल सिंपली वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जाएगी। नेचर में आप क्या लिखेंगे, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। डेंसिटी आपसे पूछ लिया जाता है, तो डेंसिटी दो तरीके से आती है। एक जो हमारा होता है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, वो 98% तक अगर हमारा जो नाइट्रिक एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड है, तो 98% HNO3 आप लिख सकते हो इसके लिए। और एक होता है करीब करीब 76% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो बाकी जो रेस्ट अमाउंट है, जैसे 98% है तो 2% रेस्ट अमाउंट क्या, उसमें वाटर का है। 76 है तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो क्या हो गया, वाटर का हो गया। तो दोनों जगह डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो आपको डेंसिटी बतानी है इस वाले केस में, इस जगह पर बताओगे 1.54 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बता सकते हो। और इस जगह पर जो डेंसिटी आप बताएंगे वो बताएंगे 1.47 ग्राम पर ml, ठीक है बेटा। अगली चीज आपसे पूछा जाएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 86 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और इसका सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो उस लिहाज से ही इसका जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें एक डिस्टिलेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इतनी डिटेल नहीं पूछी जाती, परेशान मत हो, जो सिंपल बता रहे हैं वही सारे पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। तो 86 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करी जाएगी तो ये वाटर में सॉल्युबल है इन ऑल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। पोलर कोवेलेंट होता है, तो पोलर कोवेलेंट होने की वजह से ये वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो सकता है। इफेक्ट ऑन स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इफेक्ट ऑन स्किन के लिहाज से जो हमारा नाइट्रिक एसिड है इसके लिए टर्म यूज करते हैं, इसे कहा जाता है ज़ैंथोप्रोटिक, इसको ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बोलते हैं, है ना। अब ये ज़ैंथोप्रोटिक एसिड का मतलब क्या हुआ, क्या है भैया ज़ैंथोप्रोटिक, तो यहाँ पर जो ये ज़ैंथो टर्म यूज हो रहा है ना, ज़ैंथो का मतलब होता है येलो कलर, ठीक है। और होता क्या है कि जब HNO3 आपकी स्किन पर गिर जाए, ईश्वर ना करे किसी की स्किन पर गिर जाए, ठीक है ना, तो होता क्या है कि स्किन में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो प्रोटीन को जला देगा, ठीक है। कोई भी एसिड वो कोरोसिव नेचर का होता है, कोरोजन तो करेगा ही, ये स्किन को जलाएगा और स्किन में जो प्रोटीन है ना उसको जला करके येलो कलर में उसको एक येलो स्टेन दे देगा, येलो कलर दे देगा, ठीक है। तो हमारा जो स्किन का प्रोटीन होता है, अगर स्किन HNO3 से जल रहा है तो जलने के बाद स्किन का कलर क्या हो जाएगा, उस जले हुए एरिया में येलो कलर का हो जाएगा। इस वजह से इसको ज़ैंथोप्रोटिक एसिड कहा जाता है। एंड ये बहुत ज्यादा जो है कोरोसिव होता है, बहुत खतरनाक एसिड है, तो हैंडल विद केयर करने की बात कही जाती है कहीं पर भी अगर HNO3 प्रेजेंट है। फिलहाल इतने पॉइंट नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए तक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन हम आपको नहीं बता रहे, क्यों, क्योंकि अभी हम इसी वीडियो में, पीछे आप जो है रिमाइंड करके देख लीजिए, वहां पर हमने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन बताया जहां पर NO2 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगली जो चीज है कि भाई ये मोनोबेसिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस लिहाज से कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो पूछी जाती हैं, उन पे आज हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि भाई ये एसिड है तो बताओ किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा। तो ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बेस या कोई एल्किलिस। यहाँ पर आपने कोई बेस ले लिया, ठीक है, कोई आपने बेस ले लिया या आपने कोई एल्किलिस ले लिया, ठीक, सिंपल तरीका है। अब ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे सॉल्ट, और क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, बस हो गया। यही है रिएक्शन, ये रिएक्शन का एक सिंपल सा फॉर्मेट है।
इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। क्या करना है भाई, आप HNO3 है ना, एसिड कौन सा है, एसिड हमारा HNO3 है, ठीक है। तो आपने कहीं पर सपोज HNO3 लिया हुआ है, अब इस HNO3 को लेकर के आपने NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मींस एल्किलिस है, इसके साथ रिएक्शन करा दी, फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सोडियम आगे नाइट्रेट से जुड़ेगा, ये बन गया हमारा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। बचा हुआ जो हाइड्रोजन यहाँ पर है वो OH से कंबाइन होगा, क्या बना देगा, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, H2O। सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर कोई आप दूसरा बेस ले लो, है ना। चलो अभी आपने HNO3 के साथ जो है सपोज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, MgOH होल ट्वाइस, ये हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन कराई, सेम उसी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी, मैग्नीशियम HNO3 के नाइट्रेट ग्रुप को अपने साथ जोड़ेगा और यहाँ से जो H+ आएंगे वो यहाँ से मिलने वाले OH को बैलेंस करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या बना देंगे, MgNO3 होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बेटा, ठीक है। और क्या बन गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब आपने किसी बेस या किसी एल्किलिस के साथ रिएक्शन कराई, हो सकता है आपको बेस या एल्किलिस ना दे करके रिएक्शन में ये कह दिया जाए व्हाट हैपेंड व्हेन HNO3 रिएक्ट्स विद अ हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट्स विद अ हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी बेस है, एल्किलिस है या हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ रिएक्शन होने पर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। ध्यान देना, सॉल्ट कौन सा बन रहा है, नाइट्रेट सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन आप में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन HNO3 रिएक्ट्स विद मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो हमारा HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड, उसको जब हमने किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन का जो एक जनरलाइज्ड वे है उसे आप समझ लो, कोई भी रिएक्शन हो जाएगा। मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने पर देखिए ये मेटल है ना, ये मेटल क्या करेगा, यहां से जो HNO3 में नाइट्रेट ग्रुप है उसको अपने साथ लाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेटल का नाइट्रेट। M नाइट्रेट का मतलब हो गया मेटल नाइट्रेट, ठीक है। एंड साथ में ऑक्साइड देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड ये ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब ज्वाइन करेगा तो फॉर्मेशन करा देगा वाटर का, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कैसे करना है, इसका जो जनरलाइज्ड वे है वो ये है आपके सामने, एक जनरल इक्वेशन के तौर पर आपको समझना है। जनरल इक्वेशन समझ ली तो कोई भी रिएक्शन आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपने HNO3 लिया हुआ है, HNO3 को लेकर के मेटल का ऑक्साइड, मान लो हमने Na2O ले लिया, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब सोडियम ऑक्साइड को लेकर के जब हमने रिएक्शन कराई विद नाइट्रिक एसिड, तो इनका आपस में जब रिएक्शन हुआ तो हुआ, देख लीजिए, सिंपल इक्वेशन जो आपने समझा है बस वही लिख लो। मेटल नाइट्राइड है, अब सोडियम क्या एक मेटल है, तो सोडियम का आपको यहाँ पर नाइट्रेट बना देना है, नाइट्राइट नहीं सॉरी नाइट्रेट बनाना। आपका ये हो गया NaNO3। अब क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम थे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 मेंशन करोगे। जब यहाँ पर आपने 2 मेंशन किया तो देखिए नाइट्रेट भी अपने पास 2 हो गए, तो HNO3 के सामने यहाँ 2 लगा दो। अब सोडियम ऑक्साइड से हमें एक ऑक्सीजन मिल रहा है और HNO3 से 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, आगे जाकर के क्या दिखा देंगे, H2O। बात क्लियर हुई। इसी तरीके से मान लो हमने HNO3 लिया और HNO3 को लेकर के आपने कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा दी, CaO है ना, क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर रिएक्शन हुई, कैल्शियम क्या है, मेटल है, नाइट्रेट को अपने साथ जोड़ेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन यहाँ पर बचा वो यहाँ से मिलने वाले हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन को जस्ट आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप HNO3 के सामने 2 मेंशन कर दिया, देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन, वाटर बन गया। 2 नाइट्रेट ग्रुप है, एक कैल्शियम के साथ जुड़ गए, तो CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। नोट करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो भी बेस होते हैं, ठीक है, नोट करिए। अब आइए समझते हैं नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जैसे कि अभी हमने पीछे भी बात करी थी, नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शंस में जब जाएगा
तो अपने खुद के डिकम्पोजिशन के बाद वहां पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन को एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हैं, और किसी भी एलिमेंट की जो एटॉमिक फॉर्म होती है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। एटम्स यूजुअली अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कहीं भी जाके कंबाइन होते हैं। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, और एटॉमिक ऑक्सीजन किसी भी बॉडी के साथ जाके कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन, बिकॉज दिस ऑक्सीडेशन इज कैरीड आउट बाय द नाइट्रिक एसिड। इसलिए नाइट्रिक एसिड जो होगा रिएक्शन में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास नाइट्रिक एसिड के दो फॉर्म होते हैं, दो मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं। एक जगह आपने ले लिया नाइट्रिक एसिड कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। दूसरी जगह आपने ले लिया नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अलग अलग तरीके से डिकम्पोज होकर के रिएक्शन में चीजों का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके से डिकम्पोज होते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी हम केवल HNO3 के डिकम्पोजिशन को एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए होगा क्या, आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट अगर HNO3 ले रखा है, दिस HNO3 इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब भी रिएक्शन में डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होने के बाद बेटा वो फॉर्मेशन करेगा NO2 का। ये ध्यान रखना कि NO2 की आइडेंटिटी है, इसको पहचानेंगे एक ब्राउन कलर की गैस। ठीक है, ये ब्राउन कलर की एक गैस प्रोड्यूस होगी हमारी NO2। ठीक है, NO2 जो है एक ब्राउन कलर की गैस, याद रखना। और साथ में क्या यहाँ पर बन रहा है? साथ में बन रहा है वाटर, एंड वाटर के साथ यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ? यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ कुछ नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा इसलिए क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है। किसी चीज को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहे हो तो वो एक्टिव फॉर्म मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में नेसेंट ऑक्सीजन दिखा दिया। चीजों को बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो ये जो HNO3 यहाँ पर लिखा है, ये आगे आप यहाँ पर 2 मेंशन कर दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 2 बैलेंस हो गए, यहाँ पर अभी 2 नाइट्रोजन भी हो गए। आप चेक करो कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, तो यहाँ पर 2 3 6 है, देखिए 4 5 एंड 6 हमारा ये भी बैलेंस है। इस ऑक्सीजन को क्या बोल रहे हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का ही दूसरा क्या नाम है? इसे एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहा जाएगा। ठीक है, एंड यही एटॉमिक ऑक्सीजन चीजों के ऑक्सीडेशन करने में यूज होती है। तो ध्यान दो, कहीं पर भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आप करवा रहे हो, सपोज कोई मेटल और किसी मेटल की आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो वहां पर मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगा एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा वाटर का फॉर्मेशन कंडीशनल हो सकता है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां वाटर भी कम कंज्यूम कर लिया जाता है ना, लेकिन ये बहुत रेयर ही होता है। ज्यादातर लेकिन इक्वेशंस में क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एज ए बाई प्रोडक्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा और साथ में जो है मेटल का नाइट्रेट मिलेगा। आगे हम ये रिएक्शन आपको करके भी दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन जो दूसरा टाइप है यहाँ पर कि अगर अपने पास डाइल्यूट HNO3 है, तो डाइल्यूट HNO3 जो होता है ना बेटा, उसमें दो कंडीशन है। डाइल्यूट HNO3 जो है अगर NTP STP टू NTP नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर इसको डिकम्पोज किया जाएगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इक्वेशन एकदम अलग है, इससे एकदम अलग करके यहां देखना। अगर अपने पास ये HNO3 जो डाइल्यूट है, इस डाइल्यूट को आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर डिकम्पोज किया है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर डिकम्पोज होकर के ये NO, यहां पर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला था, यहां पर NO मींस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, वाटर वेपर, और यहाँ पर आपको नेसेंट ऑक्सीजन भी मिलेंगे। ठीक है, बस आपको चीजों को बैलेंस करना। यहाँ पर आप 2 मेंशन करिए, यहाँ पर 2 मेंशन करिए। देखिए हाइड्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, बैलेंस है 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना हो गया 3। तो इस जगह पर हमें क्या मिल रहा है? 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है मेंशन करेंगे। डाइल्यूट अगर हमारा HNO3 है तो उसके डिकम्पोजिशन के बाद हमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहे हैं, थोड़े ज्यादा नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहे हैं, लेकिन काम तो वही करेगा ना जो काम ये कर रहा है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। तो अगर हमने इसे नॉर्मल कंडीशन में लिया है तो, लेकिन अगर हमने इसी HNO3 को लेकर के, और ये डाइल्यूट है अपन का, ये भी डाइल्यूट है, और इसे लेकर के आपने क्या कर दिया? हॉट कर दिया, एकदम गर्म कर दिया, और तब हम इसका जो है थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो NO2 मिला था, ये NO2 NO मिला था ठंडे वाले कंडीशन में, जब ये कोल्ड है, ठीक है,
उस समय डिकम्पोजिशन करा है तो NO मिला था, लेकिन जब इसे आपने हॉट कर दिया, गर्म कर दिया, तो NO मीन्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ना मिल करके यहाँ क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा एंड आपका नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है इसे चेक करो, ये इक्वेशन कुछ पहले वाली इक्वेशन जैसी ही नहीं है, ठीक है। ये जो है आपकी पहले वाली इक्वेशन जैसी है कि नहीं, यहाँ पर जैसे किया था काम, बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 2 मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर 2 मेंशन कर दीजिए, बाकी हर चीज देखिए बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन देखिए 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, देखिए 4, 5 एंड 6, ठीक है बेटा, नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसका इंपॉर्टेंस है क्या, इसे भी समझ लीजिए। रिएक्शन में आपको दिया जाएगा फला चीज के साथ हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराया या कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराया, फिर डाइल्यूट में भी आपसे कह दिया जा रहा है कि टेम्परेचर नॉर्मल है या टेम्परेचर हाई है, तो उस लिहाज से ये जो 3 इक्वेशन आपके सामने है ये आपको चीजों में मदद करेंगे, प्लीज नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगला केस है बच्चों, आपसे पूछ लिया जाएगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी करके दिखाइए, ठीक है, कि ठीक बात है भाई थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ और जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो चलो ऑक्सीडेशन करके दिखाओ। अगर हम नाइट्रिक एसिड को लेकर के किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली वो नॉन मेटल का भी ऑक्सीडेशन कर देगा, किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। जब वो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है तो डिपेंड करता है वहां पर नॉन मेटल कौन सा है, और वो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड वहां पर प्रोड्यूस होगा ऑक्सीडेशन के बाद, वो ऑक्साइड वाटर में कितना सोल्यूबल है, ठीक है, कितना डिसॉल्व हो रहा है और क्या बना रहा है। तो जनरली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, तो ये देखा गया है कि जब भी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होता है बिकॉज ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो जनरली वहां पर कोई एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी। अब जैसे कार्बन है तो कार्बन को लेकर के आपने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। अच्छा ध्यान दो कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपके सिलेबस में दिया गया है किसी नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और मेटल को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप डाइल्यूट भी ले सकते हैं और कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हैं, दोनों चीजें दी गई हैं। मेटल के साथ ज्यादातर डाइल्यूट एसिड को लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो डाइल्यूट एसिड होता है वो बहुत अच्छी तरीके से आयनाइज होता है, ठीक बात है बेटा। तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन यहाँ पर है, लेकिन 3 ये इक्वेशन आपके सिलेबस में दी हुई है, कार्बन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, सल्फर के साथ और फास्फोरस के साथ, ये तीनों केस रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से कर लो। तो देखो कार्बन की नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ये याद रखो कि कॉन्सेंट्रेटेड जब डिकम्पोज हुआ था तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था, ठीक है। अब अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दिया जाए वाटर में तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन में कार्बोनिक एसिड की बात नहीं करी है, लेकिन आपको याद रखना है अगर पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व हो क्या बनेगा, तो आप बताएंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। सल्फर के साथ कहा गया है कि रिएक्शन अगर हम कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की तो फॉर्मेशन किसका होगा, तो सल्फर के साथ अगर बेटा रिएक्शन कराएंगे तो देखो सल्फर पहले ऑक्सीडाइज होकर के अपना सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, देन वो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड अल्टीमेटली जो है सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा। तो आपको ओवरऑल रिएक्शन ये देखनी है, सल्फर जब HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, HNO3 मींस कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का देखिए फॉर्मेशन हुआ, H2SO4, वाटर का फॉर्मेशन हुआ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस है, इससे भी आप ऑब्जर्व कर लेंगे। इसी तरह फास्फोरस P4 जो होता है उसको व्हाइट फास्फोरस बोलते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में पूछा जा सकता है कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, उसे लेकर के HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जो है रिएक्शन कराएगी तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि व्हाइट सब्सटेंस जो है वो एक्चुअली फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस, और इसे लेकर के कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई गई तो H3PO4, पहले तो फास्फोरस का पेंटाऑक्साइड बनेगा P4O10 या P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना, और वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड साथ में बनने वाले वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, मींस डिसॉल्व हो जाएगा और फास्फोरिक एसिड बनेगा। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4, ये बन गया। बचा हुआ जो वाटर है वो तो साथ में आप दिखाओगे एंड NO2। तो इस तरीके से ये 3 इक्वेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, BMI है, इनको आप याद कर लीजिए। मेटल वाले केस थोड़े से अलग है, आपसे पूछा गया भी मेटल के साथ जो नाइट्रिक एसिड है वो रिएक्शन करा रहा है,
तो यहाँ पर डाइल्यूट भी ले सकते हो बेटा। डाइल्यूट में भी दो कंडीशन है, डाइल्यूट कोल्ड और डाइल्यूट हॉट ले सकते हैं। मतलब एक जगह हमने डाइल्यूट एसिड को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख करके रिएक्शन कराया मींस रूम टेम्परेचर पर, और एक जगह डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को लेकर के आपने क्या कर लिया, हॉट कर लिया। तो अगर हमने डाइल्यूट और रूम टेम्परेचर पे प्रोसेस कराया है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर रिएक्शन में आपको कह दिया जाए कि नाइट्रिक एसिड को हमने हॉट कर लिया तो वहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अब गैस थोड़ी चिल्ला के बताएगी कि हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है या हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो कलर से ऑब्जर्व करना है। अगर ब्राउन कलर की गैस अपीयर हो रही है, दिखाई दे रही है ब्राउन फ्यूम्स, तो आप समझ जाओगे कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। एंड रिलेटिवली रेडिश कलर की, अगर रेडिश ब्राउन कलर की अगर गैस अपीयर हो रही है तो वो कौन हो जाएगी, हमारी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगी। तो जो तुम्हारे सिलेबस में दिया उसी में आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कोई मेटल है और उसे लेकर के डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया ऑन रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्टिव मेटल तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेंगे भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रिएक्शन हुआ, मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल फंडा याद रखो, मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा, और मेटल का नाइट्रेट बनने के बाद वाटर का फॉर्मेशन हुआ एंड साथ में बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल गया। तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है मेटल वाला। मेटल वाला तो जनरलाइज्ड इक्वेशन, इसमें कोई भी मेटल दिया जाएगा आप आसानी से रिएक्शन कर लेंगे। नॉन मेटल में ये तीन केस आपको याद रखने हैं। अब सपोज यहाँ पर आपको दे दिया कि क्या हुआ होगा अगर हम यहाँ पर सपोज कैल्शियम ले लें, कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराना है, तो कैल्शियम की रिएक्शन आपने HNO3 डाइल्यूट के साथ कराया, ये डाइल्यूट है और हमने इसे हीट नहीं किया, रूम टेम्परेचर पर ही रखा, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। फार्मूला लिखो CaNO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस। देखिए कैल्शियम नाइट्रेट बन गया ना ऊपर की तरह, एंड साथ में यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन कर दो। ठीक है, साथ में यहाँ पर NO का फॉर्मेशन कर दो, NO मींस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बस अब चीजों को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 मेंशन करिए। ठीक है, यहाँ पर आप दो हाइड्रोजन नहीं है अपने पास, नाइट्रेट 2 हो गए। ठीक है, एंड नाइट्रेट 2 नहीं, बैलेंस ऐसे नहीं हुआ, आपको एक्चुअली करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 2 मेंशन करिए। ठीक है, और यहाँ पर 4 मेंशन करिए। तो यहाँ देखो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर हो गए। ठीक है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन चेक करो, 4 3 12 ऑक्सीजन, 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। अच्छा, हाइड्रोजन भी तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है, ये 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 मेंशन करेंगे। तो देखिए 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है, और कुछ नेसेंट ऑक्सीजन भी होंगे, लेट मी चेक। तो अगर हम इसे कर ले 3, अगर हम इसे ये कर लें, कैल्शियम को एक काम करते हैं 3 कर लेते हैं और इसे 8 कर लीजिए, 3 8, ये डाइल्यूट है, 3 8, यहां पर भी 3 आप करिए, यहां पर 3 करने के बाद आपका हो गया 3 8 3 4, है ना, 3 8 3 4। तब देखो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, 1 मिनट चेक करो जरा। 3 8 3 4, 3 8, 3 कैल्शियम हो गए। हाँ ठीक है, 8 हाइड्रोजन ये हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। नाइट्रोजन कितने हैं, 8 है, यहाँ पर 2 एंड 8, तो इस जगह पर अगर 2 मेंशन कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से चीजें बैलेंस हो जाएंगी। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं। 3 कैल्शियम है, देखिए 3 कैल्शियम है, 8 हाइड्रोजन है, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 3 24 अपने पास ऑक्सीजन हो गया। देखिए 6 ये ऑक्सीजन, 6 एंड 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना, 18 एंड 4, ठीक है, एंड 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। अब इसी में कॉपर अगर दे दिया जाए तो कॉपर क्योंकि रूम टेम्परेचर पर तो बहुत अच्छा रिएक्ट करता नहीं किसी एसिड के साथ, तो वहां पर अब हमारा जो डाइल्यूट एसिड होगा उसको हॉट करेंगे तो वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो इसी तरीके से मेटल वाले सारे रिएक्शंस आपको करने, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन आप ध्यान रखोगे ना तो सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। बहुत ध्यान से बच्चों प्लीज करना, नहीं समझ में आता है कमेंट में जाकर के अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्वेरीज लिखो एंड उसका जो भी अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हम आपको जरूर देंगे, लेकिन प्लीज ये काम आप करिए। ओके, अब अगला जो ये केस है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है नाइट्रिक एसिड के लिए। ठीक है,
तो इसमें आपको करना क्या है, इस तरीके से देखिए दो कंडीशन दी गई, कंडीशन 1 है एंड कंडीशन 2 में ये प्रैक्टिकल करने के बाद, टेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी एक ब्राउन रिंग आएगी। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले एक बीकर में आप जो है फेरस सल्फेट और HNO3 का एक सोल्यूशन तैयार कर लोगे। ये बीकर में पहले से फेरस सल्फेट और HNO3 का एक सोल्यूशन आपने ले रखा है, ठीक है। एंड एक बीकर में आपने फ्रेशली, अच्छा ये ध्यान देना कि जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन है HNO3 के साथ, यहाँ जो लेंगे ना ये एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तुरंत का एकदम ताजा बनाया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये मतलब पहले से आपने बना के रखा हुआ है तो वहां पर फेरस सल्फेट की जगह फेरिक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। हमें फेरस सेकेंड सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट चाहिए, फेरिक सल्फेट नहीं चाहिए। और ये जितना पुराना होता जाएगा उसमें फेरिक सल्फेट बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना HNO3 के साथ, तो ऑक्सीडेशन के बाद फेरिक सल्फेट बन जाएगा। हमें इसी वजह से फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सॉल्यूशन चाहिए अलोंग विद HNO3। तो यहाँ पर आपने ले लिया, ठीक है। और ऊपर एक ये बीकर है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमारा फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो करेंगे क्या, इस बीकर से धीरे धीरे, देखो बीकर और ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है दोनों के मार्जिन आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ये टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी हमने टिल्ट करके बनाई है, टिल्ट इसलिए करके बनाई है, सपोज कि ये जो चीज है ये टेस्ट ट्यूब है और ये बीकर है, तो अगर हम इसको सीधे सीधे इसमें ऐसे पोर करेंगे सॉल्यूशन, तो जो H2SO4 है छपाक से जाकर के इसमें गिरेगा, और जहां पर ये जाकर के गिरेगा ना तो वहां पर अगर रिंग बन भी रही होगी तो क्योंकि लिक्विड ऐसे ऊपर डायरेक्ट जाके गिरेगा तो वाइब्रेशन की वजह से रिंग हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा टिल्ट रखना है और ऐसे गिराएंगे तो इसकी दीवार जो इसकी ग्लास वॉल होगी ना उसके मार्जिन से धीरे धीरे करके हमारा सोल्यूशन इसमें पोर किया जाएगा। तो जो भी रिएक्शन होगी उसके बाद दोनों लिक्विड जहां पर मिलेंगे तो उनके मीटिंग पॉइंट पर क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और नाइट्रोसो फेरस सल्फेट जो है ब्राउन कलर का कंपाउंड है, तो वही एक ब्राउन रिंग आपको यहाँ पर अपीयर होगी, ठीक है ना। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, ये सारा प्रोसीजर हमने आपको बताया। एंड जब आप इसको पोर कर देंगे एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इस लिक्विड के साथ जहां पर मिलेगा उस मीटिंग पॉइंट पर आपको ब्राउन कलर का एक ये कंपाउंड, एक रिंग बन करके दिखाया जाएगा। पूछा जाएगा रिंग किस कंपाउंड का है, तो ये है आपका नाइट्रोसो फेरस सल्फेट FeSO4.NO, ये इसका फार्मूला होता है। डॉट इन द सेंस की जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना वो फेरस सल्फेट की सरफेस पर जस्ट एड्सॉर्ब किया गया है, ठीक है। केमिकली ये बॉन्ड नहीं यहाँ पर बन रहा है, इसकी सरफेस पर ये एड्सॉर्ब किया गया है। रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा ब्राउन रिंग का, तो सिंपल आप ये इक्वेशन दिखाएंगे, फेरस सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्या हो जाएगा, इसका बहुत सारा पार्ट ऑक्सीडाइज होकर के जो है फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, वाटर और आपके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। और यही बनने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, अभी भाई बहुत सारा फेरस सल्फेट ऐसा भी यहाँ पर बचा होगा सॉल्यूशन में जो पूरी तरीके से FeSO4 फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। FeSO4 तो फेरस सल्फेट है, अब ये फेरस सल्फेट का बहुत सारा पार्ट अभी जो है हमारा फेरिक सल्फेट में जो कन्वर्ट नहीं हुआ है, उस पार्ट के साथ हमारा NO जो है ना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वो कंबाइन होगा और कंबाइन होकर के जो है ये बना देगा नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, और ये क्या है, एक ब्राउन कलर का कंपाउंड है, ठीक है बेटा। तो नाइट्रिक एसिड में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हो सकते थे, हमने आपको सारे बता दिए। अब यूजेस रह गए हैं कुछ, तो उनको प्लीज अपनी बुक से देखो। वैसे डायरेक्ट अगर यूजेस की बात करें तो यूज में आप यही बता देंगे कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत अच्छा जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एक्वा रेजिया HNO3 में इससे रिलेटेड हम बात कर चुके हैं जब हमने आपको HCl पढ़ाया था। एक्वा रेजिया बनता है, एक्वा रेजिया बनाने में इसको जो है यूज करते हैं। एक्वा रेजिया में कितना होता है, 3 पार्ट HCl का होगा और 1 पार्ट जो है HNO3 का होगा और दोनों कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन, ये एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, बॉम्ब वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, उनके फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो यूजेस आप वहां से देख लेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करो, ठीक है बच्चों। और प्रॉब्लम शेयर करो, वीडियो को भी शेयर करो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।